हेलो दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का टेस्ट है वो भाटी आश्रम जो शेड्यूल टेस्ट हुआ था 25 दिसंबर को हुआ था, वो आज शाम को अभी 10 बजे लाइव चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बुलाइए। और ये देखिए पटवारी भर्ती परीक्षा का है ये। और इस वाले टॉपिक में मैंने बात की थी, जैसलमेर जिला दर्शन है, झुंझुनू जिला दर्शन है, जालौर जिला दर्शन है। और उसके साथ में है जो प्रजामंडल आंदोलन है, वो प्रजामंडल वागड़ और मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित भी टॉप महत्वपूर्ण राजस्थान के 50 प्रश्न है। और इन जिलों दर्शन से, इन प्रजामंडल से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको अगला नेक्स्ट टेक्स्ट का जो है अभी नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को जरूर कीजिए सभी। चलो शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा, 30 सेकंड का। आप जल्दी से जल्दी आंसर लिख दीजिएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको लिखना पड़ेंगे। किस शासक द्वारा जैसलमेर की नींव रखी गई थी? किस शासक द्वारा जैसलमेर की नींव रखी गई थी? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है, जैसलमेर की नींव किस शासक ने रखी थी? तो इसका सही आंसर है राव जैसल ने। जैसलमेर की नींव राव जैसल ने रखी थी। और राव जैसल ने कब रखी थी जैसलमेर की नींव? तो वो रखी थी 1155 में। और 1155 में भी किस डेट को रखी थी? तो वो थी 12 जुलाई। 12 जुलाई 1155 को राव जैसल ने जैसलमेर की नींव रखी थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछ भी सकते हैं। चलो प्रश्न नंबर दूसरा। जैसलमेर में राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव का मुख्य तीर्थ केंद्र है। जैसलमेर में राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव का मुख्य तीर्थ केंद्र है। कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो आपको पता है कि जैसलमेर में तो एक ही है, वो है रामदेवरा। तो इसका सही आंसर होगा रामदेवरा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पोखरण के निकट रूनेचा जो है उस कस्बे में है। बाबा रामदेव का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और जहाँ सभी क्षेत्रों से सभी समुदायों के लोग आते हैं, इसलिए इसको राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव का मुख्य केंद्र कहते हैं। और इस मंदिर में पुजारी होता है, वो किस जाति का होता है? वो तंवर जाति के राजपूत होते हैं। पुजारी होते हैं वो तंवर जाति के राजपूत होते हैं। और रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेवरा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3 का जल्दी से आंसर दीजिए। रामदेवरा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को क्या कहा जाता है? रामदेव जी को किस कलर के घोड़े चढ़ाए जाते थे? तो फिर ये श्वेत व नीले घोड़े चढ़ाए जाते थे रामदेव जी को। और रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उंडू काश्मीर बाड़मेर में। तो इनके जो आने वाले तीर्थ यात्री को क्या कहा जाता है? तीसरे का सही आंसर है जातरू। प्रश्न नंबर 4 है, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो चौथे का आंसर है तनोट माता। तनोट माता है जिसको थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। और प्रश्न नंबर अगला बताइए, पांचवा। जैसलमेर दुर्ग या सोनार किला किस पहाड़ी पर बनाया गया है? जैसलमेर दुर्ग या सोनार किला किस पहाड़ी पर बनाया गया है? उस पहाड़ी का नाम बताइए जल्दी से। तो पांचवे का जो सही आंसर होगा वो होगा घोड़ा घोड़ा हरे पहाड़ी। घोड़ा हरे पहाड़ी या त्रिकुट पहाड़ी। जैसलमेर का जो दुर्ग है वो किस बनाए हुए? या तो घोड़ा हरा पहाड़ी, क्योंकि ये आजकल ये नए नाम देने लगे हैं। पहले त्रिकुट पहाड़ी था, सभी त्रिकुट पहाड़ी ही याद करते हैं। किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो
त्रिकुट पहाड़ी पर बसा हुआ है, ऐसे याद कर लेते हैं। लेकिन अभी जो नया नाम है उस पहाड़ी का, वो गोडा हरा पहाड़ी भी पूछा जाता है। गोडा 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 हरे पहाड़ी जो त्रिकोणाकार पर है, इसे त्रिकुट पहाड़ी भी कहते हैं। और इसकी 12 जुलाई 1155 में नींव रखी गई थी राव जसल भाटी द्वारा। भारत सरकार ने सोनार दुर्ग पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया है? सोनार दुर्ग पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया था? जल्दी से बताइए। और इस किले की एक विशेषता है कि ये पीले पत्थरों से बनाया हुआ था और बिना चूने के जोड़ के बनाया गया था। और इस जो किले में है 99 ब्रुज है और त्रिकुट पहाड़ी पर बनाया गया है, जिसे गाडेरो पहाड़ी भी कहते हैं। इसमें 2.5 साके हुए थे। 12 जुलाई 1155 राव जसल द्वारा नींव रखी गई थी। तो इसमें कितने रुपए का जो जारी किया गया था? तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इसका सही आंसर है 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 28 जनवरी 28 जनवरी 2009 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था सोनारगढ़ दुर्ग पर। और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था? जब 21 जून 2013 को 6 किले शामिल किए गए थे। उन 6 किलों में से एक जैसलमेर भी शामिल था। तो 21 जून 2013 को विरासत की सूची में शामिल किया गया। 28 जनवरी 2009 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इसमें 2.5 साके भी हुए थे। और इसके बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान में ये पीत पाषाणों से निर्मित ऐसा किला लगता है कि मानो रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो। रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो, ऐसा लगता है इस किले के बारे में। बाकी इस जैसलमेर के जो है, इसके बारे में एक ऐसी कहावत भी है कि यहाँ पत्थर के पैर और लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। पैर कैसे हो? पत्थर के हो। शरीर लोहे का हो। और घोड़ा कैसा हो? काठ का घोड़ा हो। उसके उस ऊपर सवार होकर भी जैसलमेर पहुंचा जा सकता है। तो इसके बारे में एक दोहा भी मशहूर है। घोड़ा कीजे काठ का, पिंड कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लो का, तब देखो जैसाण। तो अगला सवाल बात करते हैं, अगला सवाल पे जैसलमेर के बारे में और बात करेंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से इसका आंसर लिखिए। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो वो मरु राष्ट्रीय उद्यान है, या मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य कुछ भी कहो, है जो बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिलों में फैला हुआ है। और वो राजस्थान का सबसे बड़ा भी है। तो वहाँ कौन सा प्रसिद्ध है? एक तो आखेट निषेध क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आखेट निषेध क्षेत्र नहीं, सॉरी, वो तो यहाँ का जो प्रसिद्ध है वो है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और यहाँ पर गोडाउन है, गोडाउन भी इस अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। गोडाउन के लिए और आकलवुड फॉसिल्स पार्क दोनों के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 8 है, आधुनिक जैसलमेर के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक जैसलमेर के निर्माता किसे कहा जाता है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता, तो वो कहा जाता है महारावल महारावल जवाहर सिंह को कहा जाता है। महारावल जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, जैसलमेर जिले में किस प्रकार की घास पाई जाती है? जैसलमेर जिले में किस प्रकार की घास पाई जाती है? तो जैसलमेर जिले में जो लाठी क्षेत्र के नाम से जो जाना जाता है, जैसलमेर जिले का पश्चिमी क्षेत्र है जो राज्य का सबसे निचला क्षेत्र है, वो लाठी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में वही घास पाई जाती है। तो उस घास का क्या नाम है? कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सेवण घास, प्रश्न नंबर 9 में। प्रश्न नंबर 10 है, जैसलमेर जिले में किस प्रकार की झीलों का विस्तार पाया जाता है? जैसलमेर जिले में किस प्रकार की झीलों का विस्तार पाया जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए इसमें। देखो, जैसलमेर में दूर दूर तक रेत ही रेत है, और जिसे धोरा कहा जाता है।
और जैसलमेर में जो मरुस्थल हैं वो 3 प्रकार के मरुस्थल है, वो तीनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। जो सिर्फ जहाँ पर सिर्फ पथरीले मरुस्थल होते हैं उसको हमादा कहते हैं, और जहाँ पर सिर्फ शुष्क मरुस्थल होता है उसको इर्ग कहते हैं। एक तो हमादा, एक होता है इर्ग और एक होता है रेग। 3 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। तो जैसलमेर में तीनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। मिश्रित मरुस्थल है जिसे रेग भी कहते हैं। तो इनका जो सबसे इस सतह का जो सबसे निचला भाग होता है उसको तल्ली कहते हैं, और इन तल्लियों में जो अस्थायी झीलें बनती है उसको रन या टाट कहते हैं। तो जैसलमेर में किस प्रकार की झीलों का विस्तार पाया जाता है, तो वो रन, टाट या पलया झीलों का विस्तार पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा पलया झीलें, जिसको खड़ीन भी कहते हैं, और इसमें सर्वाधिक जैसलमेर में विस्तार होता है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रथम पोखरण परीक्षण 18 मई 1974 को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम पोखरण परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रथम पोखरण परीक्षण हुआ था जैसलमेर में, तो प्रथम परमाणु परीक्षण, उसको क्या नाम दिया गया था? जल्दी से उसे बताइए। वो वैशाख पूर्णिमा को दिन हुआ था। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो था 11 और 13 मई 1998। तो पहला हुआ था 18 मई 1974, दूसरा हुआ 11-13 मई 1998 में हुआ था। वो हुआ था खेतोलाई में, और वो हुआ था पोखरण में। लगभग दोनों पोखरण में ही पड़ते हैं। तो पहले का नाम क्या था? तो 11वें का सही आंसर है बुद्धा या बोधा स्माइलिंग, बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध मुस्कुराए थे, तो ये बुद्ध पूर्णिमा को या वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? 11 से 13 मई 1998 को। उसको क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति 98। ऑपरेशन शक्ति 98 दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण को दिया था, और प्रथम को दिया था बोधा स्माइलिंग। अब प्रश्न नंबर 12 है, जालोर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? जालोर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है सुवर्ण नगरी, या फिर जबालीपुर, या फिर जालहुर। या तो सुवर्ण नगरी कह सकते हो, या जबालीपुर कह सकते हो, या जालहुर भी कह सकते हो। यह जिला महर्षि जबाली की तपोभूमि था जालोर, इसलिए उसको पहले जबालीपुर या जालहुर कहा जाता था। तो प्रश्न नंबर 13 को आंसर दीजिए। जालोर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? जालोर का कौन सा नृत्य है वो प्रसिद्ध है? इसका 13वें का जल्दी से आंसर दीजिए। जालोर का कौन सा नृत्य है वो प्रसिद्ध नृत्य है? जैसे झालावाड़ का है वो बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है, बम नृत्य है वो भरतपुर का प्रसिद्ध है, और चंग, ढप, गिद्दड़ नृत्य है वो शेखावटी के प्रसिद्ध है। तो जो जालोर का नृत्य है वो कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो है ढोल नृत्य। इसका सही आंसर होगा जालोर का ढोल नृत्य है जो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न नंबर 14, जालोर का बांकली बांध किस नदी के किनारे पर स्थित है? जालोर का बांकली बांध है वो किस नदी के किनारे स्थित है? और ये जालोर ये आहोर तहसील में पड़ता है। बांकली बांध है वो आहोर तहसील में पड़ता है। अब ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये जालोर जिले का है जो सबसे बड़ा बांध है और सबसे पुराना सिंचाई बांध भी है, और इसका निर्माण अकाल रात कार्य के समय हुआ था। तो बांकली बांध किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका सही आंसर है शुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। तो बांकली बांध किस नदी के किनारे स्थित है? शुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुल देवी कौन थी? जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुल देवी कौन थी? 15 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है मोंदरा या महोदरी या आशापुरी, कुछ भी कह दो इससे। तो आशापुरी माता सोनगरा चौहान शासकों की कुल देवी है, और इनके मेले कहाँ लगते हैं? नवरात्रा को इसका मेला लगता है। चलो प्रश्न नंबर 16 है, किस दरगाह में भरने वाले उर्स
धार्मिक एकता व हिंदू मुस्लिम का समन्वय का प्रतीक है। ये इस दरगाह का पूछा है। देखो ये प्रश्न है वो जालौर जिले से संबंधित है, क्योंकि जालौर जिला से संबंधित प्रश्न है, तो आपको जालौर जिले की ऐसी दरगाह का नाम बताना है जिसमें भरने वाले उर्स धार्मिक एकता हिंदू मुस्लिम का समन्वय है। जालौर जिले की ऐसी दरगाह का नाम बताना है। ऐसा तो जो है वो दरगाह अजमेर की दरगाह है, लेकिन अभी इसमें जालौर जिले की ऐसी कौन सी दरगाह है जो उसे धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम का समन्वय बताया जाता है? तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 16 का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है मलिक शाह पीर की दरगाह। मलिक शाह पीर की दरगाह है वो जालौर जिले में स्थित है, जालौर दुर्ग के अंदर स्थित है। तो वहाँ पर धार्मिक एकता का हिंदू एवं मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। तो ये जालौर की दरगाह है मलिक शाह पीर की, और जो अजमेर वाली दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज वाली, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 17 है, जालौर दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जालौर दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जालौर जिले में ग्रेनाइट सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रेनाइट का शहर भी कहते हैं। और 40% इसबगोल है वो जालौर में होता है। और यहाँ का ढोल नृत्य है वो प्रसिद्ध नृत्य है। तो जो जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था प्रत्यार नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया था जालौर। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालौर को राजधानी सर्वप्रथम डॉक्टर प्रत्यार नरेश जो है नागभट्ट प्रथम उसने बनाया था। और ये किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। तो प्रश्न नंबर 19 है, जालौर का कश्मीर किसे कहा जाता है? जालौर का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो जालौर का कश्मीर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताओ। जालौर का पंजाब है वो कहा जाता है सांचौर को। क्यों पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 5 नदियों के जो है संगम होता है, वहाँ पे 5 नदियों के दोआब होते हैं, तो उसको पंजाब कहते हैं। तो जालौर का कश्मीर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बड़गांव, रानीवाड़ा है, रानीवाड़ा पंचायत समिति में बड़गांव है, उसको जालौर का कश्मीर कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 18वें का बड़गांव। प्रश्न नंबर 19 है, नाथों का दुर्ग किसे कहा जाता है? नाथों का दुर्ग किसे कहा जाता है? इसका जल्दी से आंसर बताओ। 19वें का नाथों का दुर्ग किसे कहा जाता है? और ये जो जालौर के नाथों का दुर्ग है वो जालौर के भीनमाल में स्थित है। तो किसे कहा जाता है नाथों का दुर्ग? तो नाथों का दुर्ग कहा जाता है, इसका सही आंसर है कोट कांस्ता। कोट कांस्ता दुर्ग को नाथों का दुर्ग कहा जाता है। कोट कांस्ता दुर्ग को नाथों का दुर्ग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, आहू काली सिंध व चंद्रभागा नदियां वो किस जिले से संबंधित है? आहू काली सिंध चंद्रभागा नदियां किस जिले से संबंधित है? चंद्रभागा का मेला भी लगता है उस जिले में, जो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। इसलिए अब हाड़ौती के कोई एक जिला होगा जहाँ आहू काली सिंध व चंद्रभागा है। आहू और काली सिंध नदियों के किनारे वो दुर्ग है, वो कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। तो आहू काली सिंध व चंद्रभागा नदियां किस जिले की है? इसका सही आंसर है झालावाड़ जिले की प्रसिद्ध है। और जो चंद्रभागा मेला है वो हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहलाता है। झालावाड़ जो मुख्य नृत्य हमने झालावाड़ का बताया था, बिंदोरी नृत्य है वो झालावाड़ का मुख्य नृत्य है। और झालावाड़ की स्थापना किसने करवाई थी? तो झालावाड़ की जो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई अंतिम नवीन रियासत थी, अंतिम या नवीन रियासत थी झालावाड़। और इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। कोटा रियासत से इसको पृथक किया गया था। और जालिम सिंह के पोता था मदन सिंह, झाला मदन सिंह के द्वारा ये इसको बसाई गई थी। और इसकी राजधानी सर्वप्रथम झालरापाटन को बनाया गया था। और उससे पहले इसका पुराना नाम था उमेदपुरा की छावनी। उमेदपुरा की छावनी, यदि पूछ लिया जाए कि उमेदपुरा की छावनी किसका नाम था, तो वो झालावाड़ का नाम था। 1838 में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई तीसरी या नवीन रियासत थी, क्योंकि अंग्रेजों ने, अभी तक हमने कल भी बात की थी, 3 रियासतें बसाई थी अंग्रेजों ने। पहली बसाई थी 1804 धौलपुर, दूसरी बसाई थी 1817 टोंक,
और तीसरी बसाई थी 1838 झालावाड़, ये अंतिम नवीन रियासत थी। तो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई ये 3 रियासत थी। ये टोंक वाली एकमात्र मुस्लिम रियासत थी 19 रियासतों में से। तो प्रश्न नंबर अगले पे बात करते हैं, किस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? प्रश्न नंबर 21 अभी हमने बात की थी, हाड़ौती का सुरंगा मेला किस मेले को कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला। और यहाँ पे पशु मेला भी बढ़ता है, अभी हमने बात की थी। तो यह है चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। और यहाँ राज्य स्तरीय पशु मेले का भी आयोजन होता है। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान के तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन देवालय कौन सा है? राजस्थान के तिथि युक्त देवालय में सबसे प्राचीन देवालय कौन सा है? यह देवालय है जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से बताइए, इसका आंसर दीजिए। और इसका निर्माण भी कराया था राजा दुर्गण है, कोई राजा दुर्गण था, राजा दुर्गण के सामंत वापक ने करवाया था। राजा दुर्गण के सामंत वापक ने स्थित युक्त देवालयों का निर्माण करवाया था। सबसे प्राचीन देवालय है राजा दुर्गण के सामंत वापक ने करवाया था, चंद्रभागा नदी के किनारे। तो वो कौन सा था, कौन सा मंदिर था? और ये किस सन का मंदिर था? 689 ईस्वी का था मंदिर। तो इसका सही आंसर है शीतलेश्वर महादेव। शीतलेश्वर महादेव या चंद्रमौलीश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव या चंद्रमौलीश्वर महादेव है वो तिथि युग देवालयों का सबसे प्राचीन मंदिर है। 689 ईस्वी का है और इसका निर्माण राजा दुर्गण के सामंत वापक ने करवाया था। और ये चंद्रभागा नदी के तट पर है। इसकी एक अच्छी खासी विशेषता है कि यहाँ पर लकुलिस की, भगवान लकुलिस की काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। और इसमें एक और कोई खास बात नहीं है। और प्रश्न नंबर 23 में 7 शैलियों का मंदिर कौन से मंदिर को कहा जाता है? 7 शैलियों का मंदिर कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। 7 शैलियों का मंदिर है वो किस मंदिर को कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर है 7 शैलियों का मंदिर कहा जाता है पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर, यदि नाम याद नहीं रहे तो उसका सही होगा झालरा पाटन का वैष्णव मंदिर। झालरा पाटन का वैष्णव मंदिर या पद्मनाभ मंदिर है 7 शैलियों का मंदिर कहलाता है। और यह किस शैली में निर्मित है, यह भी कभी पूछ लिया जाता है। तो यह कच्छप घात शैली में निर्मित मंदिर है। कच्छप घात शैली मंदिर है, मतलब इन मंदिरों में जो शिखर होते हैं वो विशाल काय होते हैं और ये स्तंभों पर होते हैं। इनके जो स्तंभ होते हैं उन पर घट पल्लवों का भी अंकन होता है, पंचशाखा निर्मित होती है। ये वे एक सर्पों द्वारा ये वेष्टित होता है। इसको कच्छप घात शैली में माना जाता है। और कर्नल टोड ने इसे एक नाम दिया था 7 शैलियों का मंदिर। जो झालरापाटन का वैष्णव मंदिर या पद्मनाभ मंदिर है उसको कर्नल टोड ने 4 भुजा का मंदिर भी कहा है। ये किसने कहा था? कर्नल टोड ने 4 भुजा का मंदिर भी कहा है इसने। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, घंटियों का शहर के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? घंटियों के शहर के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जल्दी से बताइए, घंटियों के शहर का नाम कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, कौन सा शहर प्रसिद्ध है या कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, कुछ भी हो जाए। तो इसका सही आंसर होगा 24वें का झालरा पाटन। झालरा पाटन है वो घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ जिसको कहते हैं बेल्स, वो घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहीं चंद्रभागा मेला लगता है। झालरा पाटन में जो मेला लगता है चंद्रभागा वो यहीं लगता है। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 है, किन गुफाओं को राजस्थान का अजंता एलोरा गुफा कहा जाता है? किन गुफाओं को राजस्थान की अजंता व एलोरा गुफा कहा जाता है? तो अभी पढ़ रहे हैं हम, जल्दी से आंसर बताइए, किन गुफाओं को राजस्थान की अजंता व एलोरा गुफा कहा जाता है? और ये डग पंचायत क्षेत्र में है, झालावाड़ में स्थित है डग पंचायत क्षेत्र में। तो इसके जो किन गुफाओं को कहते हैं?
तो ये कहते हैं, इसका सही आंसर है कोलवी की बौद्ध गुफाएं। कोलवी की बौद्ध गुफाएं को कोलवी की बौद्ध गुफाएं को राजस्थान की अजंता व एल्लोरा गुफाएं कहा जाता है। इसमें 3-4 गुफाएं हैं, जिसको कोलवी है, बीना यागा है, हत्यागोड़ है, गुन्नई है। यहाँ पे बौद्ध गुफाएं और बौद्ध वो स्तूप है वो होते हैं। तो इन गुफाओं को राजस्थान का अजंता व एल्लोरा कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, राजस्थान का झुंझुनू जिला शेखावटी कि किस नाम से विख्यात है? राजस्थान का झुंझुनू जिला है वो शेखावटी में किस नाम से विख्यात है? तो शेखावटी है, झुंझुनू जिले की बात कर रहे हैं, तो शेखावटी का क्षेत्र जो शेखावटी है वो किसके नाम पे पड़ा था? तो ये पड़ा था राव शेखा की जन्मस्थली है शेखावटी। तो यहाँ के जो प्रसिद्ध किस नाम से विख्यात है वो शेखावटी। तो देखो झुंझुनू जिला है उसको शेखावटी का सिरमौर जिला भी कहते हैं। झुंझुनू जिले को शेखावटी का सिरमौर जिला भी कहते हैं। ये प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर है ओपन एयर आर्ट गैलरी। ओपन एयर आर्ट गैलरी है, कला दीर्घा है। और यहाँ की हवेलियाँ हैं वो भी फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं जिसे, फ्रेस्को पेंटिंग के लिए यहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। और ओपन एयर आर्ट गैलरी भी के लिए झुंझुनू प्रसिद्ध है। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 27, ताम्र नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? ताम्र नगरी के नाम से कौन सा स्थान यहाँ का प्रसिद्ध है? तो ताम्र नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है और ताम्र जिला के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? और शेखावटी को मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहते हैं। मरुस्थल का सिंह द्वार भी शेखावटी को ही कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार वो कहते हैं जोधपुर को। और जो शेखावटी का सिंह द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार कहते हैं शेखावटी को। तो ताम्र नगरी को नाम से जानी जाती है खेतड़ी। सही आंसर होगा 27वें का खेतड़ी है वो ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है। और झुंझुनू को ताम्र जिला के नाम से जाना जाता है। और झुंझुनू का जो नाम झुंझुनू रखा गया था वो झुंझा जाट के नाम से या झुंझार सिंह के नाम पे रखा गया था। और प्रश्न नंबर जो भी 28वां है, किस तीर्थ स्थल को 24 कोसी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है? किस तीर्थ स्थल को 24 कोसी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है? 24 कोसी परिक्रमा, जल्दी से बताइए। ऐसे कौन सा तीर्थ स्थल है जिसको 24 कोसी प्रतिमा के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर जो मेला लगता है वो गोगा नवमी से शुरू होता है और भादवे की अमावस्या तक मेला लगता है। तो वो है झुंझुनू जिले का, यह 24 कोसी परिषद है। लेकिन वो कौन सा तीर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा 28वें का लोहारगढ़। लोहारगढ़ है, इसका सही आंसर है लोहारगढ़ है। मालकेतु पर्वत की शंक्वाकार घाटी में यह तीर्थ है जो स्थित है। इसको 24 कोसी परिक्रमा भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है मालखेत की परिक्रमा। या तो 24 कोसी की परिक्रमा या मालखेत की परिक्रमा लोहारगढ़ झुंझुनू में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 है, शक्कर बाबा पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? शक्कर बाबा पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए, ये जी प्रश्न है। शक्कर बाबा ये है झुंझुनू के चिड़ावा तहसील में। अब उस कस्बे का या गांव का नाम बता दो। शंकर बाबा पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका जो है इसका सही आंसर है यह झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील के एक नरहड़ गांव या नरहड़ कस्बे में है। बाबा शक्कर पीर की दरगाह है, जिसको बागड़ का धनी भी कहते हैं और हाजी बाबा भी कहते हैं। बागड़ का धनी या हाजी बाबा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका मेला किस दिन लगता है? जन्माष्टमी के दिन लगता है। जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है उस दिन नरहड़ शरीफ शक्कर बाबा पीर की दरगाह में मेला लगता है। और यह भी सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल है, इसमें भी सभी जो है वो भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है? पहला हवा महल कौन सा है? पहला हवा महल जयपुर वाला है, जिसकी स्थापना की थी स्वई प्रताप सिंह ने 1799 में। उस्ताद लाल सिंह था, लाल सिंह उस्ताद की थी और 1799 में की थी। जिसमें 5 मंजिला थे, जिसमें प्रकाश मंदिर, शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, हवा मंदिर, ये उनके 5 मंदिरों के नाम थे। तो राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर दीजिए। तो राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है खेतड़ी महल को। खेतड़ी महल है झुंझुनू में। खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। इसका निर्माण महाराणा भूपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम गृह हेतु करवाया था।
ग्रीष्मकालीन विश्राम गृह हेतु महाराणा भोपाल सिंह ने करवाया था, महाराजा भोपाल सिंह ने। और इसको ही राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, खैतरी महल को। और यहाँ पर लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर की हवा महल जैसी झलक देखने को मिलती है, इसलिए राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न नंबर 31 है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 31, 50 प्रश्न है और सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी भी हर प्रश्न का आंसर देकर फिर आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। सभी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अधिवेशन की स्थापना अध्यक्षता की है। प्रश्न नंबर 32 है, उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अभी ये उदयपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल की बात कर रहे हैं, तो इसका श्रेय किसे जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। इसका प्रश्न नंबर 32 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है माणिक्यलाल वर्मा। इसका सही आंसर है वो है माणिक्यलाल वर्मा को इसका श्रेय जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो एक तो कब की गई थी और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? देखो, जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था तो 1927 में सबसे पहले अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। तब से यह प्रजामंडल है, जो वहाँ से प्रजामंडल स्टार्ट करता है। तो 1927 की जो बॉम्बे में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी, वहाँ से इसको पढ़ते हैं। उसके बाद में 1938 में जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, हरिपुरा अधिवेशन, तो उसमें उसकी अध्यक्षता पहली बार इसमें कांग्रेस ने निर्णय लिया गया था कि रियासती जो जनता है वो संघर्ष कर रही है, उसमें साथ देना चाहिए जनता का। पहले कांग्रेस जो जनता है वो रियासत से संघर्ष कर रही थी, उनमें वो साथ नहीं देते थे। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने और उस अधिवेशन में ये तय किया गया कि हमें जनता का साथ देना चाहिए। उसके एक साल बाद में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, एक साल बाद में। उसमें ही उन्होंने यह फिर प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि देशी रियासतों की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके साथ में अहस्तक्षेप वाली नीति। पहले क्या करते थे, जो देशी रियासत की जो राजनीतिक संस्थाएं होती थी उनमें ये हस्तक्षेप नहीं करते थे। अब उनमें यह नीति का परित्याग कर दिया गया था और पूर्ण सहयोग का प्रस्ताव उन्होंने पास कर दिया था। तो त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था 1939 में, उसमें उन्होंने यह तय कर लिया गया था कि अब जो रियासत में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो इसका अगला आंसर बताइए कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देखो, सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1931 में, 1931 में हुई थी, और वो हुई थी जयपुर में कपूर चंद्र पाटनी ने की थी। उसके बाद में जयपुर में 1936 में वापस पुनर्गठन हुआ था, तो वो की थी, उसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और इसकी किसकी अध्यक्षता में की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? तो वो की गई थी बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कहाँ की गई थी? तो बलवंत सिंह मेहता का घर है जिसका नाम है साहित्य कुटीर। साहित्य कुटीर में इसकी स्थापना की गई थी। देखो, कुटीर के नाम से तीन चीज आएगी। एक तो साहित्य कुटीर है जो बलवंत राय मेहता का घर है, एक जीवन कुटीर आएगा जो हीरालाल शास्त्री की जो है वो संस्था है, वो हीरालाल शास्त्री ने लिखी थी, तो जीवन कुटीर। और फिर एक आएगी जो चिमनलाल मेहनत द्वारा शांति सेवा कुटीर है, चिमनलाल मेहनत 1930 शांति सेवा कुटीर। तो ये तीन साहित्य कुटीर हुई थी इसकी बलवंत सिंह मेहता की। और प्रश्न नंबर 34 बात करते हैं, मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? तो मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, सही आंसर होगा सरड़ा का किला। सरड़ा का किला में मेवाड़ का जो है काला पानी कहा जाता है। देखो, जब प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल
1938 को 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो उसकी अध्यक्षता की थी बलवंत सिंह मेहता ने। तो उसका उपाध्यक्ष बनाया था भूरेलाल भैया उसको बनाई थी। तो उसको जब सजा दी थी तो काला पानी की सजा दी थी। तो उसको इसमें सरड़ा के किले में रखा गया था, जिसको मेवाड़ का। तो प्रश्न नंबर 35 है, राजपाल कांड का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। राजपाल कांड का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजपाल कांड का संबंध है राजस्थान के वो डूंगरपुर जिले से। इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर जिला। प्रश्न नंबर 35 का जो सही आंसर है वो होगा डूंगरपुर जिला। राजपाल कांड है वो डूंगरपुर जिले से संबंधित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 में, सर्वोदय वाहक पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? सर्वोदय वाहक जो पत्रिका है उसका प्रशासन है वो किसने प्रारंभ किया था? देखो, राजपाल कांड कब हुआ था? राजपाल कांड हुआ था 19 जून 1947 में राजपाल कांड हुआ था। ये डेट महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। जब इस जो कांड हुए थे प्रजामंडल और किसान आंदोलन के समय, जो कांड हुए थे पूनावाड़ा कांड, राजपाल कांड, डाबड़ा कांड, या जितने भी हत्याकांड, जयसिंहपुरा, गोविंदपुरा, जितने भी हत्याकांड हुए थे वो कांड, उनमें होने की जो वो है कालक्रम कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, ऐसा पूछा जाता है कि मिलान करो या फिर उनको कालक्रम के अनुसार जमाओ। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जो इन आंदोलन और प्रजामंडल के संबंधित जितने भी कांड हुए वो सभी याद करने हैं। तो जैसे राजपाल कांड हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 19 जून 1947 को हुआ था। 19 जून 1947 को। इसमें नाना भाई खाट व कालीबाई है वो शहीद हुए थे। एक अध्यापक था सेंगा भाई, उसको बचाने हेतु नाना भाई खाट और वह कालीबाई है वो शहीद हुए थे। और इनके जो कालीबाई है, कालीबाई के नाम से शिक्षा में क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। और इनका जो है वो गैप सागर के तट पर इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है अभी। और प्रश्न नंबर 36 है, सर्वोदय वाहक पत्रिका प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही आंसर अभी हमने बात की थी 1930 में जो चिमन लाल महना होते, 1930 में चिमन लाल माला होते उसने की थी, जिसने शांति सेवा कुटीर की स्थापना की थी। तो शांति सेवा कुटीर की स्थापना भी चिमन लाल मालवत ने की थी 1930 में। और जो सर्वोदय वाहक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था वो भी किया था चिमन लाल, सेम याद। प्रश्न नंबर है 37, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुए, किसने की? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुए, किसने की थी? तो प्रश्न नंबर 37 का जल्दी से आंसर दीजिए। ये एक मारवाड़ में एक एक्ट पारित हुआ था, मारवाड़ म्यूनिसिपल एक्ट। मारवाड़ म्यूनिसिपल एक्ट एक पारित हुआ था। उस एक्ट का विरोध किया करने वाली संस्था थी मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो मारवाड़ म्यूनिसिपल एक्ट का विरोध करने वाली संस्था थी। और एक आंदोलन मारवाड़ हितकारिणी सभा ने एक और चलाया था, मादा पशुओं के निकासी के विरुद्ध आंदोलन चलाया था उन्होंने 1924 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब किसने की? तो उसकी स्थापना का सही आंसर है 1918 में। और इसकी स्थापना की थी चांदमल सुराणा ने। तो इसका सही आंसर होगा 1918 चांदमल सुराणा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी 1918 चांदमल सुराणा ने की थी। इन्होंने जितने भी आंदोलन किए लगभग सफल आंदोलन हुए थे। उन्होंने एक आंदोलन किया था मादा पशुओं के निकासी हेतु विरोध आंदोलन किया था, तो वो आंदोलन उनका सफल हुआ था। उसके बाद में उन्होंने जो आंदोलन किया था वो था, पहला तो मादा पशु आंदोलन था, उसके बाद में एक वो म्यूनिसिपल एक्ट वाला था, मारवाड़ म्यूनिसिपल एक्ट। दो आंदोलन उसने किए थे। अब प्रश्न नंबर 38 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई, किसने की? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई, किसने की? 38वां प्रश्न है, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। मारवाड़ हितकारिणी की तो 1918 में की थी। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, ये राजस्थान सेवा संघ जो सबसे पहले स्थापना बनी थी वर्धा में, उसके बेस पे इनको बनाया गया था मारवाड़ सेवा संघ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1920 जय नारायण व्यास द्वारा। 1920 में जय नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जय नारायण व्यास द्वारा
की गई थी। और इन्होंने जो मारवाड़ में जो तोल आंदोलन चलाया था, तोल आंदोलन, वो मारवाड़ सेवा संघ ने ही चलाया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 39 है 39, मारवाड़ के लोगों में सामाजिक व आर्थिक जागृति लाने हेतु मरुधर मित्र हितकारिणी की सभा नामक प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी। तो प्रथम राजनीतिक संगठन मारवाड़ का कौन सा था? मरुधर हितकारिणी सभा, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा है, वो मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन था। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आंसर बताइए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। और उसकी स्थापना कब हुई थी? उसके बाद में बना था 1918 वाला मारवाड़ हितकारिणी सभा, फिर 1920 में मारवाड़ सेवा संघ, और फिर 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद बना था, 1900 फिर 31 में मारवाड़ यूथ लीग बना था, फिर 1938 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद बना था। तो इसका सही आंसर होगा 1915। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा जो मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन था, उसकी स्थापना 1915 में की गई थी। और प्रश्न नंबर 40 है पोपाबाई की पोल तथा मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिका यह किसने प्रकाशित की है? पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये दो पुस्तक है, वो किसने प्रकाशित की है? पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है 40वां जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास पोपाबाई पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। और जयनारायण व्यास जो समाचार पत्र प्रकाशित करवाए थे जयनारायण व्यास ने, वो थे अखंड भारत। एक था अखंड भारत जो हिंदी का था, बॉम्बे से चलता था। एक था आगी बाण जो राजस्थान का प्रथम राजस्थानी में समाचार पत्र था, वो चलता था ब्यावर से। और एक था पीप, वो चलता था इंग्लिश में दिल्ली से। तो एक तो चलता था जयनारायण व्यास का जो समाचार पत्र है वो है अखंड भारत। अखंड भारत पहला था, वो था हिंदी और बॉम्बे से। दूसरा था आगी बाण, आगी बाण था राजस्थानी वे ब्यावर से। और तीसरा था पीप, तो पीप था इंग्लिश और दिल्ली से। तो प्रश्न नंबर बात करते हैं 41वें का। जोधपुर में शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? जोधपुर में शिक्षा दिवस किस दिन मनाया गया था? ये ऐसे भी दिवस भी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। कृष्णा दिवस कब मनाया गया था? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता गया था? या शिखर दिवस कब मनाया गया था? या उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया था? ऐसा पूछा जाता है प्रश्न। प्रजामंडल से संबंधित भी जो दिवस से संबंधित प्रश्न है वो भी पूछा जाता है। तो जो 41वें का सही आंसर है 21 जून 1936 होगा, इसका सही आंसर होगा। जो जोधपुर में जो शिक्षा दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 21 जून 1936 को मनाया गया था। और जो कृष्णा दिवस भी मनाया गया था जोधपुर प्रजामंडल द्वारा, वो मनाया गया था बॉम्बे में 1936 में भी कृष्णा दिवस मनाया गया था। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई गई थी? तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी, ये प्रश्न अगला प्रश्न है उसमें बात करेंगे। चलो प्रश्न नंबर 42 है मारवाड़ में यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी? जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न नंबर 42, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताइए। और किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा 10 मई 1931, 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 43 है जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, किसकी अध्यक्षता में की गई थी? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो एक तो कब की गई थी और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना। तो जल्दी से प्रश्न नंबर 43 का आंसर दीजिए। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। और वो की गई थी भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में। भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में। प्रश्न नंबर 44 से वागड़ बा के नाम से किसे जाना जाता है? वागड़ बा के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 44 रहेगा।
तो प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर है मणिबेन पांड्या। जो भोगीलाल पांड्या की पत्नी है उसको वागड़ बा के नाम से जाना जाता है। जो बा लगता है वो गुजराती के अंदर बेन या बाण लगता है, नाम के पीछे लगता है, महिलाओं के लिए बा लगता है। तो वागड़ बा है मणिबेन पांड्या, जो भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी, उसके लिए। प्रश्न नंबर 45 से सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? जो सागरमल गोपा है उसका संबंध किस रियासत से था जिसको जेल में जलाकर मारा गया था? जिसने जैसलमेर गुंडा राज पुस्तक भी लिखी थी। सागरमल गोपा का संबंध था जैसलमेर रियासत से। प्रश्न नंबर इसका 45वें का जो सही आंसर होगा जैसलमेर रियासत। प्रश्न नंबर 46 है तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था? तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था? प्रश्न नंबर 46 तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था? तो इसका सही आंसर है धौलपुर। तो तस्सीमो कांड का संबंध है वो धौलपुर रियासत से था। और एक भूसावर हत्याकांड है उसका संबंध भी किससे था? भूसावर हत्याकांड, तो उसका संबंध था भरतपुर से। और तस्सीमो हत्याकांड का संबंध था धौलपुर से। पुन्नावाड़ा हत्याकांड और राजतापाल हत्याकांड का संबंध किससे था? तो वह था डूंगरपुर से। और प्रश्न नंबर 47 है तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? तरुण राजस्थान संपादक जो समाचार पत्र है उसके व्यवस्थापक कौन थे? तरुण राजस्थान समाचार पत्र था, उसके व्यवस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा 47 का जय नारायण व्यास। प्रश्न नंबर 48 है उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है। उदयपुर प्रजामंडल है, उस आंदोलन से संबंधित महिलाएं हैं कौन सी है? उदयपुर प्रजामंडल में कौन कौन सी जो महिलाएं थी जिन्होंने भाग लिया था मुख्य रूप से? तो इसका 48 का सही आंसर दीजिए जल्दी से। एक तो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी और एक प्यारेलाल विष्णु की पत्नी थी। दो महत्वपूर्ण मुख्य महिलाएं थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जल्दी से दीजिए वो। भगवती देवी वर्मा एक तो थी, भगवती देवी वर्मा थी, और एक थी नारायणी देवी विष्णु, दो थी। तो प्रश्न नंबर 49 है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? अभी हमने पहले भी बात की थी कि राजस्थान के जो 1931 में प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी, प्रथम प्रजामंडल की। तो वो प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। और उसकी स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न नंबर 49 का जल्दी से आंसर बताइए, प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो इसका सही आंसर है जयपुर प्रजामंडल। अभी हमने पहले बात की थी कि 1931 में कपूर चंद्र पाटनी ने इसकी स्थापना की थी, ये प्रथम प्रजामंडल था। इसके बाद में 1936 में इसका वापस पुनर्गठन हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। और प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न है आज का, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। 50वें का सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी? और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर साथ ही क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये था आज का जो शेड्यूल टेस्ट था, कंप्लीट शेड्यूल टेस्ट था। और प्रश्न नंबर 50 का जो सही आंसर है, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी 23 जनवरी 1938। ये इसका सही आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी 23 जनवरी 1938 को की थी। और ये आज का जो शेड्यूल टेस्ट, अभी सभी कमेंट करके बताइए कि किसके कितने सही हो रहे हैं 50 में से। और आज आपको आज का पेपर का लेवल कैसा था, टेस्ट कैसा लगा। बात करेंगे कल या परसों जो नेक्स्ट शेड्यूल टेस्ट होगा, जिस दिन भी होगा उस दिन हम नेक्स्ट शेड्यूल टेस्ट की बात करेंगे।